कैसे हैं आप सब। मैं हरकिरण सिंह। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो हमारा सामान्य परिचय चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पास में नेक्स्ट राज्य प्रतीक चिन्ह की हम पहली स्लाइड देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान के राज्य प्रतीक जो हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु है चिंकारा। चिंकारा जो है राजस्थान का राज्य पशु है। 22 मई 1981 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। वन्य जीव श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन है? चिंकारा है। गजेला गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है और यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। वैज्ञानिक नाम सभी को याद रखना जरूरी है, वैज्ञानिक नाम। तो उसके बाद में देखते हैं इसका रंग जो है। रंग आप देख सकते हैं हल्का भूरा अखरोटी रंग। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लेकर के आए हैं कि इस प्रकार से चिंकारा है हमारे पास में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाया जाता है। अगर अभ्यारण्यों की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, तो वहाँ सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर जिले की बात की जाए तो किस जिले में या किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में यानी सर्वाधिक जोधपुर के अंदर है। और चक्राकार जो इसके सींग होते हैं, इसकी जो विशेषता है, ध्यान रखिएगा, इसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। तो हिरण और चिंकारा में क्या डिफरेंस रहता है कि इसके चक्राकार जो सींग होते हैं ये आजीवन काल बने रहते हैं। इसी तरीके से ये गिराता नहीं है अपने सींग। उसके बाद में आगे देखें तो यह श्रीगंगानगर का शुभंकर है। और उसके अलावा हम बात करें तो चिक्कारा नाम से एक तत्ववाद यंत्र भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में राज्य पक्षी। तो राज्य पक्षी जो है गोडावन। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। और क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर बता दूं आपको, वैज्ञानिक नाम याद रखें जरूरी है। और इसे इंग्लिश के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा के अंदर सोहन चिड़ी या फिर शर्मीला पक्षी भी कहा जाता है। ऊपरी भाग का जो रंग है वो पीला होता है। और सोरसन, ये राजस्थान के अंदर 3 जगह पे सर्वाधिक पाया जाता है। सोरसन 12 के अंदर, सोरसन जो है ये 12 में है। सौंकलिया जो है ये अजमेर के अंदर है। सौंकलिया अजमेर। और मरु उद्यान आप सभी को पता है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है। ये 3 जगह पर पाया जाता है। जोधपुर जंतुआलय इसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर जंतुआलय जाना जाता है इसके प्रजनन के लिए। और ऊंचाई इसकी 4 फीट यानी शतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसका उपनाम जो अगर देखें तो यह है सारंग हुक्ना तुकदर। सारंग हुक्ना तुकदर बड़ा तिलोर गुदनमेर इसके उपनाम है। और हड़ौती में इसे मालमोरडी के नाम से जाना जाता है। हड़ौती में इसे मालमोरडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़े का पुष्प। आप देख सकते हैं ये रोहिड़ा है, तो इसका पुष्प जो है उसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। 1983 के अंदर इसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। और इसके पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिक्कोमेला अंडुलेटा। टिक्कोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे राजस्थान का सागवान या मरुशोभा भी कहा जाता है। राजस्थान थार का सागवान, मुरसल का सागवान कहा जाता है इसे, और मरुशोभा भी कहते हैं इसे। उसके बाद में अगर देखें तो पुष्प का जो रंग है, पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला, देख सकते हैं आप, गहरा केसरिया हिरमिच पीला है। और उसके बाद देखें तो ये पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र जो है मुरसल का है, सागवान तो मुरसल के अंदर पाया जाता है ये। और मारवाड़ टिक, इसका जो पुष्प है उसको मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। इसके पुष्प जो होते हैं ये मार्च अप्रैल के अंदर खिलते हैं, मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट अगर देखें दूसरी तरफ तो हमारे पास में आएगा राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और खेजड़ी जो है इस प्रकार से है, देख ध्यान रखिएगा, रोहिड़ा और खेजड़ी इसमें ये फर्क है। तो 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया। प्रोसेपिस सिनरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे राजस्थान का या थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान या थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है इसे, रेगिस्तान का गौरव। इंग्लिश के अंदर इसे वंडर ट्री कहते हैं, यानी भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, वंडर ट्री। और सर्वाधिक ये नागौर क्षेत्र में मिलेगा। अगर क्षेत्र पूछा जाए, जिला पूछा जाए तो नागौर में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर क्षेत्र पूछा जाए तो शेखावटी प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। शेखावटी प्रदेश, सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर झुंझुनू का इलाका जो है वो शेखावटी प्रदेश है।
इसकी पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। विजयदशमी, दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी को इसकी पूजा की जाती है इस वृक्ष की। और इस वृक्ष के नीचे झुंझार बाबा व गोगा जी के मंदिर बने होते हैं। झुंझार बाबा व गोगा जी के मंदिर बने होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो देखें जरा, इसके अलग अलग नाम है, इसे उपनाम दिए जाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं मंगलियावास गांव। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों ने इसकी जो आयु है 5000 वर्ष बताई है। वैज्ञानिकों ने इसकी आयु जो है वो 5000 वर्ष बताई है। और 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष, 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष अजमेर के मंगलियावास गांव में अभी भी हैं। और जहां हरियाली अमावस्या यानी कि श्रावण अमावस्या को मेला लगता है, श्रावण अमावस्या को मेला लगता है अजमेर के अंदर, मंगलियावास गांव के अंदर। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो देखिए जरा, गुड्डा बिश्नोई। देखिए एक घटना हुई थी, एक घटना है खेजड़ी से संबंधित। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वन्य जीव के लिए जो बिश्नोई दिए गए थे, वन्य जीवों के लिए जो बलिदान दिए गए थे वो 1604 ईस्वी के अंदर कर्मा व घोड़ा के द्वारा दिए गए थे। कर्मा व घोड़ा के द्वारा दिए गए थे। और 1700 ईस्वी के अंदर वुंचो जी थे, वुंचो जी नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास गांव के जो थे वुंचो जी, जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षार्थ बलिदान दिया था अपना। और उससे पहले जोधपुर के 1604 ईस्वी के अंदर कर्मा व घोड़ा के द्वारा वन्य जीवों के लिए बलिदान दिया गया। लेकिन वृक्षों के लिए जो बलिदान दिया गया है वो दिया गया है अमृता देवी बाई के द्वारा। और उसके साथ में 363 लोगों की हत्या की गई थी। इस समय ये जो बलिदान दिया गया है ये 1730 के अंदर दिया गया था। 1730 के अंदर दिया गया था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया था ये बलिदान। और इसके अंदर जो है इस समय जोधपुर के जो राजा थे, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे दिया गया, गुड्डा बिश्नोई गांव यानी खेजड़ली गांव के अंदर दिया गया था। भाद्र शुक्ल दशमी को दिया गया था। और 1730 ईस्वी अगर पूछे तो 1730 है। तो इस समय जोधपुर के जो राजा थे वो थे अभय सिंह। अभय सिंह थे यहाँ पे जोधपुर के राजा। और अभय सिंह के हुक्म पर ये गिरधरदास जो है, गिरधरदास के द्वारा लकड़ियां काटी गई जबरदस्ती, जिसके लिए उन्होंने लोगों को भी बीच में काट दिया। तो गिरधरदास, अभय सिंह के आदेश पर गिरधरदास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। यहाँ पे 363 लोगों की हत्या की जाती है। कहाँ पे, गुड्डा बिश्नोई गांव, जिसको वर्तमान में खेजड़ली गांव कहा जाता है, खेजड़ली गांव कहा जाता है। और खेजड़ली गांव में भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और एक प्रसिद्ध वृक्ष मेला कहलाता है। उसके बाद हम देखें तो खेजड़ली दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 12 सितंबर 1978 को मनाया जाने लगा। और इस प्रकार से अब खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर को, प्रत्येक 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो 1988 के अंदर 1988 5 जून 1988 को खेजड़ली वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, भारतीय डाक के द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी, यानी इसके सम्मान के रूप में किया गया था इसको। उसके अलावा हम बात करें तो इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको पंजाबी के अंदर जांटी कहा जाता है, पंजाबी और हरियाणवी में जांटी कहते हैं। और तमिल के अंदर, तमिल में पेमे कहते हैं, तमिल में पेमे कहते हैं। कन्नड़ के अंदर बन्ना बन्नी कहते हैं, बन्ना बन्नी, कन्नड़ भाषा में से बन्ना बन्नी कहा जाता है, वृक्ष वही है। और बिश्नोई संप्रदाय के लोग इसको शमी कहते हैं, शमी वृक्ष के नाम से जाना जाता है बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा। इसके अलावा हम देखें तो बंगाली भाषा में इसको शाही घास कहते हैं, शाही घास कहते हैं इसको, बंगाली भाषा में से शाही घास कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो है इसकी पत्तियां हैं, इनकी हरी पत्तियों को सांगरी कहा जाता है, सांगरी कहा जाता है। जबकि सूखी पत्तियों को खोखा कहते हैं, सूखी पत्तियों को खोखा कहते हैं।
तो ये हमारे पास में है जांटी होगी पंजाबी और हरियाणवी के अंदर, तमिल में पे में, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा शमी कहा जाता है इसको, और बंगाली भाषा में से शाही घास कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान शाका या खड़ाना कहलाता है। तो ये शाका या खड़ाना कहलाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, शाका या खड़ाना कहलाता है, ये बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया बलिदान है। ठीक है, तो ये हमारे पास में है पश्चिमी क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाया जाता है, तो इसलिए इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष या थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र जो है अलगोजा, अलगोजा जो है इस प्रकार से है, ये एक वाद्य यंत्र है और ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जिसको फूंक मार के बजाया जाता है, फूंक से बजाया जाता है, वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, राजस्थान का राज्य नृत्य जो है घूमर है, इस प्रकार से घेरा बना करके नृत्य किया जाता है, राजस्थान में काफी प्रचलित है ये। उसके बाद में देखें तो राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, राजस्थान का राज्य गीत जो है वो केसरिया बालम है। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और जबकि दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। हमने पहले ही बात की थी, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो राज्य पशु वन्य जीवों की श्रेणी में तो चिंकारा आएगा और पशुधन श्रेणी के अंदर ऊंट आएगा। तो चलिए देखें ऊंट के बारे में। तो 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो कैमलिन है, कैमलिन है, जबकि इंग्लिश में इसको कैमल कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज थार का मुरुस्थल का जहाज किसने कहा था, इसको कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। जैसलमेर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं ऊंट जो है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में, और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम देखें राजस्थान का ऊंटों की दृष्टि से भारत में एकाधिकार है, राजस्थान का ऊंटों की दृष्टि से पहला स्थान है, यानी कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। तो भारत में जितने भी ऊंट पाए जाते हैं उसका लगभग 80% जो है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखें तो राजस्थान के कौन से इलाके में पाए जाते हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके, ठीक है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि ये जो मुरुस्थल वाला हमारा इलाका है वहां पाए जाते हैं। और ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, बीकानेर, और कैमल मिल्क डेयरी जो है ये जोधपुर के अंदर है, कैमल मिल्क डेयरी जो है जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट आगे देखें इसके बारे में तो देखिए जरा एक इम्पोर्टेंट कला आती है उस्ता कला, उस्ता कला को मनवती या मुनावती कला भी कहा जाता है। उस्ता कला, ये उस्ता कला को लाहौर से लाया गया है, उस्ता कला जो है वो मूलतः लाहौर की है, उसको लाहौर से जो लेकर के आया है वो कौन लेके आया है, अनूप सिंह लेकर के आया है, बीकानेर के राजा है ये अनूप सिंह के द्वारा लाहौर से इस उस्ता कला को लाया गया। तो उसके बाद में उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है किसका, अनूप सिंह का काल, उस्ता कला का स्वर्ण काल किसे कहेंगे, अनूप सिंह के काल कहेंगे। और इसका प्रसिद्ध जो उस्ताद था, ध्यान रखिएगा उस्ता कला के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है, तो वो था प्रसिद्ध हिसामुद्दीन उस्ताद, जो कि वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में जो है वो है मोहम्मद हनीफ उस्ताद, जो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ता कला के। और इलाही बख्श एक ऐसा कलाकार था जिन्होंने गंगा सिंह की प्रतिमा, गंगा सिंह की फोटो जो है इस प्रकार से उस्ता कला पर बनाई थी, ठीक है, यानी कि बालों को काट करके इस प्रकार से बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊंट के ऊपर की गई जो है मीनाकारी, ये उस्ता कला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में देखेंगे जरा रायका या रेबारी जाति जो है ये ऊंट पालक का काम करती है, ये ऊंट पालक जाति है, ऊंटों का पालन कौन करता है, रायका या रेबारी जाति करती है। और ऊंटों के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है, पाबू जी जो है उनको ऊंटों के देवता कहा जाता है। तो ये ऊंटों, जब ऊंट बीमार होता है तो रात्रि के समय, ध्यान रखिएगा रात्रि के समय नायक जाति के भोंपे द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो देखिए जरा ये है श्रृंगार, इसके ऊंट के कुछ श्रृंगार है। जैसे उसको हम बात करें तो इसकी खाल से जो बना बर्तन जो होता है, इसकी खाल से बना जो बर्तन होता है उसे कोपी कहते हैं।
इसमें पानी ठंडा रखा जाता है, रेगिस्तान के अंदर ये बहुत काम आता है। बालों से बने जो वस्त्र होते हैं उनको बाखला कहते हैं, ठंड से बचने के लिए जो वस्त्र बने होते हैं उनको बाखला कहते हैं। मुख पर जो मोरखा चढ़ा होता है, यहाँ पर मुख के ऊपर मोरखा चढ़ा होता है, किसी को खाए ना किसी को काटे ना, इस प्रकार से, तो उसे मोरखा कहते हैं। नाक में एक कील होती है, इसके नाक के अंदर एक कील यहाँ पे लगी होती है, उसको गिरवाण कहते हैं। और गर्दन पर जो इसका आभूषण होता है उसे गोरबंद कहा जाता है। इसके गोरबंद जो है, पूछा जाता है गोरबंद क्या है, तो गोरबंद एक गीत भी है और गोरबंद क्या है, एक ऊंट का आभूषण भी है। पीठ पर जो होती है उसको काठी या कुंची कहा जाता है। और टांगों पर जो है आगे यहाँ पे गोड़िया, ये तो गोड़िया होता है, इसको गोड़िया कहते हैं, जो बांधा जाता है। पूंछ पर परचनी, जो पूंछ पर लटकाया जाता है उसे परचनी कहा जाता है। और गद्दी को मैलखुरी कहते हैं, जो उसके ऊपर गद्दी रखी होती है उसको मैलखुरी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 3 जाति हैं हमारे पास में यहाँ पे राजस्थान के अंदर। एक जैसलमेरी ऊँट है, बीकानेरी ऊँट है और जोधपुरी है, ठीक है। तो जो बीकानेरी ऊँट है ये बोझा ढोने काम आते हैं। 50% राजस्थान के जितने भी ऊँट पाए जाते हैं उनमें से 50% बीकानेरी नस्ल के ऊँट हैं। उसके अलावा फलोदी, गोमट फलोदी यानी जोधपुर का जो ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और नाचना जैसलमेर का जो ऊँट है ये सुंदरता की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, यानी सुंदर होता है देखने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है। ऊँट के लिए आपने देख लिया है राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज, मौसर का जहाज। और फिर देखेंगे ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर उस्ताकला, उस्ताकला का भी राजस्थान का राज्य कवि जो है वो सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण। तो ध्यान रखिएगा 1990 के अंदर इस पर भी 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और 1988 के अंदर अभी हमने बात की 1988 के अंदर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, किस पर, खेजड़ी पर, खेजड़ी पर। उसके बाद हम बात करें तो बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह का ये दरबारी था। सूर्यमल मिश्रण जो था वो बूंदी के हाड़ा शासक, क्योंकि कोटा बूंदी झालावाड़ के इलाके में हाड़ा राजा हुआ करते थे, हाड़ा होते थे यहाँ पे, ठीक है। तो हाड़ा शासक महाराव राम सिंह का यहाँ पे शासन था, उस समय उसके दरबारी थे ये। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो है वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर के अंदर इन्होंने बूंदी का जो है इतिहास लिखा है, बूंदी का इतिहास लिखा है इन्होंने। और वीर सतसई के अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया है, के अंदर इनके योद्धाओं के बारे में बताया गया है। उसके अलावा धातु रूपावली, बलवंत विलास यानी बलवंत विलास, रामरन जाट, चंदोनिया मुख और सतीरासो, ठीक है। ये इसकी प्रसिद्ध जो है गाथाएं हैं जो इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में हम आगे देखें तो राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य खेल जो है वो बास्केटबॉल है। 1948 के अंदर इसको बास्केटबॉल का राज्य खेल का दर्जा दिया गया। इसके अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल अकादमी जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। तो यही पूछा जाता है ज़्यादातर इसके अंदर कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं। लास्ट है हमारे पास में राजस्थान की राजधानी, ठीक है। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर, आप सबको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। इस समय एकीकरण चल रहा होता है, इस समय एकीकरण होता है। तो ये एकीकरण के चौथे चरण में इसको राजस्थान की राजधानी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसको बनाया जो था, ये जो नगर बसाया गया था, ये बसाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सवाई जब लग गया तो हमें सेकंड लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिखा लगाया था कि अगर मिर्जा राजा लगेगा, मिर्जा राजा जयसिंह, तो वो इसका मतलब वो फर्स्ट है, और सवाई लगेगा तो इसका मतलब वो सेकंड है। तो हम इसको जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह सेकंड कह सकते हैं, या फिर हम इसको मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह कह सकते हैं। तो ये कौन था, ये सवाई जयसिंह था, यानी जयसिंह सेकंड। 18 नवंबर 1727 को इन्होंने राजस्थान का ये नगर बसाया था, जयपुर नगर बसाया था, जिसकी नींव पंडित जगन्नाथ ज्योतिष शास्त्र के द्वारा रखी गई थी। और इसके वास्तुकार जो थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे, इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। और इस सब का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, बुद्धि विलास ग्रंथ जो है उसके अंदर हमें इसका उल्लेख मिलता है, जिसको लिखा था बखत राम ने।
जो कि चाक्षु का रहने वाला था। चाक्षु के बख्तराम के द्वारा बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा गया, जिसके अंदर हमें इस नगर के निर्माण की हमें ये गाथा मिलती है। इसका अगर हम बात करें तो इसके उपनाम जो है वो है जयगढ़, रामगढ़, डुंडाड़ व मोमिनाबाद। जयगढ़, रामगढ़, डुंडाड़ व मोमिनाबाद इसको कहा जाता है। तो ये देखिएगा इस तरफ ये पहाड़ियों के बीच में है, इस पहाड़ियाँ हैं, ये वही है पिंक सिटी जो उसका मेन मुख्य नगर है। अब तो जयपुर बहुत बड़ा हो चुका है, तो जो ये किला बना हुआ था वो यही था, जयपुर किला। और ये जो आगे रास्ता जाता है ये आमेर की तरफ जाता है, आमेर के किले की तरफ जाता है। और इस तरफ अगर हम जाएं तो वर्तमान में एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। इसी के अंदर हवा महल, जंतर मंत्र और सब चीज़ें, पिंक सिटी जो है, पिंक जो सिटी महल जो है वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए जरा, हाँ, तो इसको कौन से चरण में दिया गया था? चौथे चरण के अंदर, यानी कि वृहत राजस्थान के अंदर इसको राजधानी बनाया गया था, राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। किसकी सिफारिश पर? श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको राजस्थान की राजधानी बनाया गया था चौथे चरण के अंदर 30 मार्च 1949 को। सीवी रमन ने इसे आइसलैंड ऑफ गैलरी कहा है, यानी कि रंगश्री के द्वीप कहा है इसको, रंगश्री के द्वीप कहा है, आइसलैंड ऑफ गैलरी कहा है इसको। और आगे देखें तो देखिए जरा, इसको गुलाबी रंग से रंगवाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर 1876 के अंदर प्रिंस अल्बर्ट जो है वो आए थे, तो उनके आगमन पर इन्होंने क्या किया? गुलाबी रंग से रंगवा दिया। देखिए जरा यहाँ पे, ये आपको ये पूरे वो मकान है, वो जो पिंक सिटी है उसके अंदर जितनी भी बस्तियां थी उन सबको गुलाबी रंग से रंगाया गया था, इसलिए इसको पिंक सिटी नाम दिया। किन्होंने? प्रिंस अल्बर्ट ने कहा कि ये तो पिंक सिटी है, ठीक है, इससे ये गुलाबी नगरी अब इसको कहा जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में आगे देखें तो देखिए जरा, इसका हम थोड़ा सा पीछे इतिहास देख लेते हैं। जयपुर जो है, जो जयपुर वंश है जो हमारे पास में, जयपुर जो शासन है, तो 1137 के अंदर, 1137 के अंदर डुंडाड़ के अंदर क्या कौन आया? दुल्हा राय आया। दुल्हा राय, उसने क्या किया? कछवाहा वंश की स्थापना की। तो 1137 के अंदर कछवाहा वंश की स्थापना करता है कौन? दुल्हा राय करता है। कहाँ पे? डुंडाड़ के अंदर। और इसको राजधानी किसको बनाता है? दौसा को। और दौसा क्या कहा जाता है? दौसा, देवास या देवसा कहा जाता है। 1207 के अंदर कोकिल देव ने क्या किया? आमेर को राजधानी बना लिया, आमेर को राजधानी बना लिया। पहले डुंडाड़ थे, फिर आमेर आए, उसके बाद में आमेर को अगर हम कहें तो क्या कहते हैं? अंबिकापुर, अमरावती या अंबर कहते हैं। तो 1207 के बाद में 1727 से लेकर के अब तक किसको राजधानी बनाया गया? जयपुर को राजधानी बनाया गया। 1727 से लेकर के 1949 तक इसको राजधानी रखा किसकी? कछवाहा वंश की। और उसके बाद में बना दिया इसको राजस्थान की राजधानी। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो देखिए जरा, ये है हमारे पास में सिटी महल जो उसके अंदर बना हुआ है। सिटी महल हो गया, हवा महल हो गया, जंतर मंत्र हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब देखने वाली जो चीजें हैं वो इसके अंदर बनी हुई हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो बाहर है, यहाँ पे नाहरगढ़ जो है इस तरफ है, और आमेर जो है आगे जाएंगे तो आमेर मिलेगा हमें। तो ये है हमारे पास में पिंक सिटी जयपुर।